वेलकम टू सीजीएल मेंटोर। सीजीएल मेंटोर पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको IBACIO 2 के मेडिकल की क्या क्राइटेरिया है, मेडिकल कैसे होती है, कौन सी कैंडिडेट फिट है, कौन से अनफिट है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आपको बॉन्ड से रिलेटेड भी बहुत लोगों के क्वेरीज थे कि बॉन्ड में कितने रुपए देने पड़ते हैं, क्या उनका क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम नितेश लाभ है। मैं वर्तमान में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूं। मैंने ऑल इंडिया रैंक 96 प्राप्त किया था SSC CGL 2020 में। और साथ ही साथ IBACIO 2020 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था और मेरी अपॉइंटमेंट लेटर पिछले साल आई थी, परंतु मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इसलिए मैंने उसको ज्वाइन नहीं करा। तो मैं जो भी आपको जानकारी देने वाला हूँ, हमारे पास में अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पड़े हुए हैं। ठीक है, इस अपॉइंटमेंट लेटर के में जो टर्म्स कंडीशंस लिखे हैं, जो सारी चीज़ें, उसके बेस पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। सुनी सुनाई कुछ भी बातें नहीं है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप लोग अगर नए हो इस चैनल पे या वीडियो देख रहे हो नए, तो मैं बता दूं कि हमने काफ़ी सारा वीडियो IBACIO या CGL के लिए ऑलरेडी बना रखा है। तो आप जाके IBACIO की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आप वीडियो जाके पुराना वाला देख लें। चलिए स्टार्ट करता हूँ। अब सबसे पहली बात हो ये आती है कि मेडिकल के लिए कौन सा फिट है, कौन सा अनफिट है, क्योंकि IB उतनी ज़्यादा जानकारी इन्फॉर्मेशन देती भी नहीं है और लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो अनफिट हो गए। देखो, मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहूँगा कि IBACIO में जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, यानी कि आप जब टीयर 1 देते हो, टीयर 2 देते हो, उसके बाद आप साइकोमेट्रिक टेस्ट देते हो, उसके बाद आप इंटरव्यू देते हो। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साइकोमेट्रिक टेस्ट के साथ ही होता है। फिर इंटरव्यू देने के बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, फिर क्या होती है, आपके पास कॉल्स आती है। ठीक है, और उस कॉल्स मैंने जैसे ऑलरेडी बता रखा है आपको पिछला वीडियो में कि आपके जो ईमेल जो होने चाहिए वो आपके होने चाहिए। आप रेगुलर विजिट करते रहना, ईमेल पे वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। और साथ ही साथ आपके जो फ़ोन नंबर हो, वो फ़ोन नंबर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि फ़ोन नंबर पे कॉल करेंगे सिलेक्शन के बाद। और जब आपको कॉल्स आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपका वेरिफिकेशन है, आपका सिलेक्शन हो गया है। चूँकि वो सब जगह वेरीफाई करते हैं। जो आपने फॉर्म दे रखा होगा में, जैसे आपका अटेस्टेशन फॉर्म में जो जितनी सारी एड्रेस आपने दे रखी है, वो सारी एड्रेस पे वो वेरिफिकेशन करते हैं। अभी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्या होता है। तो प्लीज़ मैं यहाँ पे वो टैग कर दूंगा, वो वीडियो जाके फिर से आप देखिए वहाँ। ठीक है, प्रीवियस मैंने IBACIO को जितने वीडियो अपलोड किए हैं वो देख ले, आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगी। तो उस एड्रेस पे वो वेरिफिकेशंस के लिए वो अलग अलग, जैसे आपका एक एड्रेस मान लो लखनऊ का है, दूसरा इलाहाबाद का है, तो सब जगह वो आपके जो भी हेडक्वार्टर्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आपके एड्रेस। और वहाँ पे जाकर वेरीफाई करते हैं कि ये बंदा सही तो है कि नहीं है। क्योंकि आपके बैंक अकाउंट्स भी वो लेते हैं, तो बैंक अकाउंट्स को भी देखते हैं कि कोई फंडिंग इसकी इंटरनेशनल बाहर से फंडिंग तो नहीं हो रही है, राइट। सो डैट वो श्योर हो जाना चाहते हैं कि इसे अगर ICACIO के तौर पे अगर मैं लेता हूँ, IB में इंडक्ट करता हूँ, तो मुझे किसी भी तरीके की जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पाए। तो इसलिए आपके फ़ोन नंबर से सब कुछ वो आपको डिटेल चेक करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, सारे एड्रेस पे कॉल्स आते हैं और वेरिफिकेशंस के लिए जाते हैं, और सारे एड्रेस वेरीफाई करेंगे, आपके भाई का, बहन का, सब। क्योंकि बहन की शादी भी हो रखी है ना, तो उनके भी यहाँ वो वेरीफाई करने जाते हैं। बहन अगर कहीं और रह रही है ना, सिस्टर, शादी होने के बाद, तो वहाँ भी वेरीफाई करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल की इनकी वेरिफिकेशन चलती है। आप ऑलरेडी अगर जॉब में हो तो वहाँ भी वेरीफाई करेंगे। इनफैक्ट आगे मैं जहाँ ऑलरेडी वर्किंग था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, तो उस टाइम पे भी मैं वर्किंग था। तो उनकी कॉल आई, तो उन्होंने बताया कि DCIO उनका एक पोस्ट होता है, उस रैंक के एक ऑफिसर थे। उन्होंने मुझे कॉल किया और फिर मुझे बताया कि मैं आपके से मिलना चाहता हूँ। जब वो मेरे से मिलने आए वहाँ पे, तो फिर उन्होंने बताया, मेरे से मिलने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने मुझसे पूछा ऑफिस में मेरे, इनफैक्ट जो डेस्क थे, टेबल पे बैठ के उन्होंने मेरे से बातें करी। और फिर उन्होंने बताया कि आप अपने एक सुपीरियर ऑफिसर जिसको आप रिपोर्ट करते हो, ठीक है, तो उससे आप मुझे एक बार बात कर मिलवा दो। तो चूँकि ऑफ़िस में तो जानते ही हो, थोड़ी बातें हो जाती हैं कि हाँ, इसकी वेरिफ़िकेशंस के लिए आए थे। तो मैं फिर गया अपने सुपीरियर ऑफ़िसर्स जो मैं जिन्हें मैं रिपोर्ट करता था, उनके पास उन्हें लेके गया। और
उनसे मेरे कंडक्ट के बारे में उन्होंने बात करा और सब चीज़, तो उन्होंने बताया वंडरफुल, मतलब जो भी है मेरे पॉजिटिव उन्होंने दिया। फिर वो मैम लेके चली गई इन्फॉर्मेशन। तो आपके सारे जगह इन्फॉर्मेशन जो भी है, जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास मतलब जितना इन्फॉर्मेशन हो पाए वो मैक्सिमम आपके बारे में कलेक्ट करने का कोशिश करते हैं, वेरीफाई करने का कोशिश करते हैं। जब सब तरफ से वेरीफाई हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेटर उसके बाद वो सेंड करते हैं। और अपॉइंटमेंट लेटर जब सेंड करते हैं तो उसमें मैं ये बता दूं कि मेडिकल के भी वो फॉर्म सेंड करते हैं। दो तरीके से इसकी मेडिकल होती है, मैं फिर बता दूं। पहले वाले बैच के, जैसा कि मुझे सुनने में आया है, मैं श्योर नहीं हूँ, कि वो क्या करते थे कि कोई एक हॉस्पिटल डेजिग्नेट कर देते थे, एक हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल में जाके आप और वहाँ भी आप मेडिकल करवाओ और फिर वो रिपोर्ट सबमिट करते थे, राइट। तो और अभी मेरे साथ जो हुआ मैं वो बता दूं, मेरे लिए कोई भी ऐसा हॉस्पिटल उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर सेंड कर रहा हूँ, राइट। तो आप कहाँ हो? तो मैंने पुरानी नौकरी छोड़ रखी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में था, मैंने छोड़ के नई नौकरी ज्वाइन कर ली थी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो चूंकि मेरी यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, मैंने जो एनओसी भी दे रखा था, पुरानी नौकरी वाली दे रखा था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाली। तो उन्होंने क्या करा, मुझसे पूछा कि आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस यही है ना, जो उस टाइम में मैं कोलकाता में था, कोलकाता में मेरी पोस्टिंग, तो कोलकाता की एड्रेस है? मैंने बोला नहीं। उनके जो भी DCIO होते हैं, फ़ोन्स आते हैं वेरिफिकेशंस के लिए, मैंने बोला नहीं, मेरे एड्रेस चेंज हो चुके हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि कब? मैंने बताया उनको कि 3 महीने 4 महीने पहले जो भी था, मैंने अपनी प्रीवियस जॉब को टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके मैंने नया ये ज्वाइन करा है। फिर उन्होंने पूछा कि यहाँ का एड्रेस क्या है? तो कहाँ कहीं भी मैंने रिटेन में कुछ नहीं लिखा था कि मैं वर्तमान में प्रेजेंट में कहाँ रह रहा हूँ और कौन सी जॉब ज्वाइन करी। बस वर्बली उनको मैंने जो फ़ोन पे बताया, उन्होंने सारा एड्रेस मेरा लिया। ऑफिस आपकी कहाँ है? मैंने ऑफिस उनको बताया। अभी रह कहाँ पे रहे हो आप, रेजिडेंस आपका कहाँ है, वो मैंने सारा बताया। उन्होंने उसी बेस पे फिर से वेरीफाई करा, मतलब मेरी ज्वाइनिंग और डिले हो गई। मतलब फिर उन्होंने वेरीफाई करा मेरा ऑफिस, इनफैक्ट मेरे ऑफिस में फिर वो आए, नए वाले ऑफिस में जहाँ पे मैं इंस्पेक्टर भी हूँ, वहाँ आए। फिर मेरे कुछ IRS ऑफिसर्स हैं, उनके थ्रू उन्होंने कांटेक्ट करा और मेरे बारे में जानने की कोशिश उन्होंने करा कि, तो उन्होंने बताया हाँ यहाँ पे वर्किंग है, सारी चीज़ें बताया। मैं जहाँ रह रहा हूँ, रेजिडेंस जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ, मैंने इनफैक्ट रेंट पे ले रखा है वो फ्लैट, उस फ्लैट में आके भी उन्होंने पता किया सब कुछ। और जब फिर मेरा जो प्रेजेंटली मैं जहाँ रह रहा हूँ, ये सारे वेरीफाई होने के बाद फिर मुझे कॉल आती है, एक एक महीने बाद फिर कॉल आती है, वो दिल्ली से कॉल आती है। और उन्होंने बताया कि मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर सेंड कर रहा हूँ, एक बार फिर से आप कंफर्म कर दें आपका एड्रेस क्या यही है ना, क्योंकि उनको हमारी एड्रेस पता चल चुकी थी, जो मैंने वर्बली कम्युनिकेट किया था, जो मैं इंस्पेक्टर जहाँ हूँ जिस सिटी में और जहाँ रह रहा हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ मेरा एड्रेस सही है, आप यहीं पे आप सेंड करो मेरा। उन्होंने वहीं पे अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने सेंड करा। फिर एक बार कंफर्मेशन के लिए उन्होंने पूछा कि मैं आपका मेडिकल के लिए एक और फॉर्म उसके साथ अटैच्ड होगी, तो मेडिकल के लिए मैं कहाँ किस सिटी के ऑफिसर्स को लिखूँ, मेडिकल ऑफिसर को? मैंने बोला मैं जहाँ रह रहा हूँ उसी उसी सिटी के ऑफिसर को लिख दीजिए आप। तो उन्होंने उसके साथ अटैच करके उस सिटी के मेडिकल ऑफिसर को भी लिख के उन्होंने उसी के साथ मेरे को भेजा था। अब बात ये आती है कि तो मेरे केस में क्या हुआ, एक ही साथ सारे फॉर्म्स आ गए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट लेटर, मेडिकल, ये सारे प्रोफॉर्मा एक ही साथ हमारे साथ आ गए, ठीक है। अब बताओगे एनओसी, तो एनओसी तो मैंने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का दे रखा था। तो अभी क्या होता कि मैं जब अभी टेक्निकल रेजिग्नेशन लेता तो इस साथ ही हमारी टेक्निकली अप्रूव्ड रेजिग्नेशन के साथ तो हम वहाँ उन्हें रिपोर्ट करते, तो हमारी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाती और वहाँ वहाँ भी वो एक्सेप्ट कर लेते IB। अब चीज़ें क्या आती है, मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि IB किस तरीके से आपकी सारी डिटेल्स को वेरीफाई करती है। ये रिटेन में कम्युनिकेट किए उसी एड्रेस को वेरीफाई नहीं करते। आप किसी और दूसरे जॉब में जाएंगे तो जिस एड्रेस को आपने लिख रखा है बस वही वेरिफिकेशन होती है। वो भी कैसे वेरिफिकेशन होती है? पुलिस वेरिफिकेशन होती है, PVR। हाँ, एक बार और श्योर मैं कर दूं, वेरिफिकेशन के बाद फिर मेरे परमानेंट एड्रेस पे पता नहीं एक डायरेक्ट लेटर जाती है, वो हेडक्वार्टर दिल्ली, IB दिल्ली से। और कहीं भी कम्युनिकेट होगी तो IB करके नहीं आती, MHA करके आती, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो क्राइम ब्रांच से मेरे को फिर कॉल आता है, ठीक है। हमारे स्टेट जैसा जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, हमारे स्टेट के जो भी पुलिस अथॉरिटी है, वहाँ क्राइम ब्रांच से फिर कॉल आता है कि आपके वेरिफिकेशन फिर आई है। अब देखो, नॉर्मल वेरिफिकेशन क्या होती है, जिसको पुलिस वेरिफिकेशन बोलते हैं, वो नॉर्मल थाने में आती है, राइट। लेकिन इनका जो वेरिफिकेशन पैरेलली जो चलता है, वो परमानेंट एड्रेस पे भी जो वेरीफाई करते हैं ये, वो भी क्राइम ब्रांच के थ्रू ये वेरिफिकेशन के लिए इनका आया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें बताया कि मैं तो आ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे मैं सब बताया। उन्होंने मेरे से सारी इन्फॉर्मेशंस लिए और फिर उन्होंने बोला ठीक है,
मैं फॉरवर्ड फिर कर दे रहा हूँ। मैंने पूछा कहाँ से आई है, तो बोली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आई है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट ये हमें अर्जेंटली भेजनी है, रिपोर्ट सबमिट करनी है। मतलब वो पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होती है, 6 महीने पड़े रहती है तब जाती है, लेकिन ये जो आती है वो क्विक, उनको एक्शन लेके और तुरंत रिपोर्ट भेजनी रहती है। मतलब आईबी की काम कहीं रुकती नहीं, आप देखो कितनी फास्ट चलती है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, वेरिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे आ जाती है जब वो मेडिकल का, फिर से आता हूँ वहाँ, मेडिकल वाली चीज़, जो जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला उसमें मेडिकल का वो फॉर्म उन्होंने अटैच कर रखा था। और उसमें क्या था कि वो मेडिकल मुझे खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके किसी भी दिन जब मेरे को सही लगे वो जाके मेडिकल वहाँ से साइन करवा लेना था। वो चेक करते, उन्होंने फॉर्म में सब कुछ लिख रखा है कि इनका क्या क्या चीज़ चेक करना है। ठीक है, वो चेक करते, फिर वो लेके मैं ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करने के लिए एक डेट फिक्स होती है। ठीक है, तो उन्होंने एक डेट दे रखी थी, वो 1-1.5 महीने का टाइम था बीच में, अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव होने के 1-1.5 महीने बाद के इन्होंने एक डेट दे रखा था। इस डेट को इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है, हर कोई जानते होंगे, उस ट्रेनिंग सेंटर पे रिपोर्ट करने के लिए उन्होंने बोला था मुझे। साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स ला के और अपने कुछ कुछ बेड शीट लाना है, टाइप जो भी चीज़ें इनका था वो सारी चीज़, 13,000 रुपीज़ मिनिमम कैश लाना है, ये सारी चीज़ उन्होंने लिख रखा है। तो उन्होंने सब कुछ, उन्होंने कोई फ़ोन्स ऐसे नहीं ले जाना है जो इसमें स्मार्टफ़ोन नहीं ले जाना है, नॉर्मल फ़ोन ले जाना है, कैमरा वाली फ़ोन नहीं ले जानी है, लैपटॉप नहीं ले जानी है, मतलब उन्होंने सारे कुछ लिख रखा है। और उसके साथ मुझे रिपोर्ट करनी थी ट्रेनिंग सेंटर पे, राइट। तो क्या है कि मेडिकल का मेरा कोई ऐसा नहीं है कि आईबी वाली मेडिकल ले रहे हैं। आप फिर से समझ जाओ, अगर आप जहाँ भी रह रहे हो जिस एड्रेस पे, अगर किसी गांव में रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, तो डिस्ट्रिक्ट सीएमओ होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो हमारा सदर अस्पताल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप बनवा के ले जाओ, खुद से बनवा के ले जाओ, उतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि मेडिकल को लेकर उतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, बट मैं क्लियर आपको कर देना चाहूँगा कुछ कुछ चीज़ों में इन्होंने जो लिख रखा है, जो चूँकि आप मेडिकल का प्रोफॉर्मा लेके जैसे ही जाओगे चेक करवाने के लिए, तो वहाँ उन्होंने लिख रखा है कि इसका क्या क्या चीज़ सही होना चाहिए, तो उस बेस पे वो फिट अनफिट लिखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे है, ये क्या है ना, विज़न का जो बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होता है, नियर विज़न, डिस्टेंट विज़न, तो इसमें मैं क्लियर कर दूँ, इसका विथ और विदाउट ग्लास वाली कंसेप्ट है, इस पे कोई नहीं छटता, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब, और मैं फिर बता रहा हूँ ना, आप खुद ही मतलब करवा के जाते हो मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, तो मेरे केस में तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि पहले वाले में वो लोग हॉस्पिटल डेजिग्नेट करते, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। खुद बनवा के ले जाओ आप, 6x6 6x9 नॉर्मल है, ये सब भूल जाओ एकदम, चश्मा लगा के या चश्मा हटा के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसलिए आप ग्लास, बिना ग्लास का भी या ग्लास के साथ जो भी आपको सही लगे, उसके बाद आपका विजन सही होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्त, कलर विजन ना, इसमें भी नॉर्मल होना चाहिए। अगर कलर ब्लाइंडनेस है, कलर डेफिशिएंसी है ना, तो आईबी एक्सेप्ट नहीं करती। इन्होंने क्लियर लिख रखा है कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, फिर लिखा है वन, एक जो एक आंख से, मतलब एक आंख से जिन्हें दिखाई देता है, एक आंख वाले व्यक्ति अनफिट है। मैं फिर बता रहा हूँ, साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, यूरिन का एग्जामिनेशन होता है, यूरिन नॉर्मल, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल ही होती है। किसी भी तरीके का स्किन डिजीज़ नहीं होना चाहिए, ये भी चीज़ें हैं। और क्रोनिक डिजीज़, ये सारी चीज़ें नॉर्मल जो है, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, और नॉर्मल, बाकी सब सारी चीज़ें नॉर्मल ही। बस मैं वही चीज़ें मेरे को जो यहाँ पे लगा कि कलर विज़न नॉर्मल होनी चाहिए, खुद ही बना के ले जाते हो आप, लेकिन कलर कलर विज़न नॉर्मल होना चाहिए, और एक आँख से जो वो हैं उन्हें अनफिट किया जाएगा। बाकी ब्लड प्रेशर और बाकी सब चीज़ें वो तो नॉर्मल ही होती है। बस यही चीज़ मेरे को लगा। बाकी आप फिट हो मेडिकल के लिए, कोई ख़ास ये क्राइटेरिया नहीं है। ज़्यादा आपको दिक्कतें आती हैं फिर भी, तो आप उसका नोटिफिकेशन पढ़ लेना पीडीएफ, और मेडिकल वाला में एक बार देख लेना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ना ये देखो आप, हमारे पास ये प्रॉपर आपको क्लियर नहीं दिखा रही है। अपॉइंटमेंट लेटर में हमारे पास प्रॉपर ये प्रोफॉर्मा है, जिसमें इन्होंने डायरेक्शंस दे रखा है डॉक्टर्स को, इस कैंडिडेट को किस बेस पे आपको फिट अनफिट करना है, वो वाली है। मैंने उस बेस पे बताया। अब आगे आ जाते हैं, जो हर किसी का क्वेश्चन है कि जो ऑलरेडी जॉब में होंगे या फिर आगे बढ़ना चाह रहे होंगे, तो उनका क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड वाली बातें है ना, कि बॉन्ड है, कितने रुपीज़ के रहते हैं, और कैसे जॉब छोड़ेंगे उस टाइम में क्या देना होगा। एक चीज़ मैं क्लियर आपको कर दूं, देखिए बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा कि मेरे पास फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज ये मिले कि सर आपने क्यों छोड़ दिया, क्यों इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को छोड़ के वहाँ नहीं गया। तो दोस्त मैं एक बात बता दूं,
सब जॉब अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा सा अगर नेचर अगर चाहिए तो मेरे को लगता है अगर कंपेयर करोगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा व्यूज़ तुम्हारा भी व्यूज़ हो, लेकिन अगर सीजीएल में इंस्पेक्टर की पोस्ट अगर अपने घर के आसपास मिल जाती है ना तो ये सही होंगी, इस जॉब से अच्छी होंगी। बट इस इट मीन्स ये जॉब खराब ही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छी जॉब है। एक देशभक्ति, आप एक वॉरियर, एक जो होते हैं ना छुप के वो वाली योद्धा बनते हो आप, कि आप इंफॉर्मेशन के बेस पे आप किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज या किसी फोर्सेज या आर्मी किसी को भी कोई भी इंस्ट्रक्शंस तो देते हो। आईबी इंटरनल सिक्योरिटी इसी के इंफॉर्मेशन इंटेल के बेस पे एक्शन लेती है, कहाँ क्या डिप्लॉय करना है, ये सारी चीज़ें। तो आप एक बहुत बड़ा मेजर देश के प्रगति में और देश के डिफेंस और सिक्योरिटी में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हो, ठीक है। तो ये बातें हैं, लेकिन अगर इंस्पेक्टर हो गए तो थोड़ा सा पीसफुल नेचर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अगर अपने घर के आसपास हो तो लोग प्रीफर करते हैं। मैंने देखा है, रिजाइन भी किया है, मैं भी कन्फ्यूजन में था जब मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया था आईबी का, तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, कुछ दोस्त भी है सब जगह, तो फाइनली यही कंक्लूजन निकला कि अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे ऑलरेडी हो और अपने घर के पास हो तो चीज़ें क्या है कि आपको इसी इसी को कंटिन्यू करना चाहिए था। सबके अपने अपने व्यूज़ थे, लेकिन फाइनली मैं सबका व्यूज़ देख के अपना पर्सनली मैंने डिसीजन लिया। आपको भी उसी तरीके से मेरे वीडियो को देख ले, बट डिसीजन खुद के बेस पे ले, क्या सही होना, क्या सही है क्या गलत है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूंगा आपको। बॉन्ड की जहाँ तक बातें आती हैं तो देख लो, क्या होती है ना, आईबी आपको जब ट्रेनिंग देती है ना, तो उसके तो खर्च ऑब्वियसली होंगे ना, क्योंकि आपको तैयार कर रही है उस पोस्ट के लिए, आप तो पढ़ के गए हो। तो चीज़ें ये हैं कि अगर आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है, अगर ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर आप छोड़ते हो तो आपको इसमें ऐसा कुछ है कि 3 महीने का आपका सैलरी है ना, 3 महीने की जो पे होगी, या फिर आपकी ट्रेनिंग में जो खर्च लगे होंगे उसमें जो भी ज़्यादा होगा उतना आपको पेमेंट करना होगा आईबी को, आई मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उतना पेमेंट करना है, फिर आप जा सकते हो रिजाइन देके। बट आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लियो, राइट, और ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद आप सर्विस में हो, मतलब सर्विस कंटिन्यू कर रहे हो, तो बॉन्ड में जो होती है ना 5 ईयर्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्व, वो आपको सर्व करनी है, ठीक है, जिस डेट से आप बॉन्ड को आप साइन करते हो, साइन करने के डेट से। तो 5 सालों तक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व करनी है। अगर 5 जैसे ट्रेनिंग खत्म होगी फिर सर्व कर रहे हो, 5 साल से पहले अगर आप छोड़ते हो ना तो आपको 1.5 लाख रुपये आपको देनी होंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फिर आपको रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा, आप छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, आप सीजीएल में एग्जामिनर पोस्ट के लिए लगे, या सीजीएल में कोई भी पोस्ट के लिए लग गए, कोई भी पोस्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है, राइट, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपकी जॉब लग गई, आपने 1 साल या 2 साल जो भी ये सर्व करा, 3 साल आईबी में इस पोस्ट पे, तो अब आप उस केस में क्या होती है, उस केसेस में क्या करते हैं, आपको पेमेंट नहीं करने होते हैं, और फर्दर अप्रूवल के बाद वो बॉन्ड का अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट, क्योंकि आप जैसे वहाँ टेक्निकल रेजिग्नेशन देखो, चूंकि आप जो जिस जॉब में जा रहे हो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही सर्व करने जा रहे हो, राइट, तो उसमें प्रॉपर ये लिख के ये भेज देते उस डिपार्टमेंट को, जो नया डिपार्टमेंट आपका होता है जिसमें सिलेक्शन है, कि इन्हें 5 साल का बॉन्ड है, अगर वो 5 साल से पहले छोड़ता है तो आप ये अमाउंट इससे ले लेना, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में डाल देनी है आपको। मतलब 5 साल आपको सर्व करनी है, 2 साल यहाँ के, 2 साल अगर आईबी में कर लिए, 3 साल बची है, तो 3 साल आपको न्यू जॉब में 3 साल करनी होगी। अगर 3 साल से पहले न्यू जॉब में भी अगर आप छोड़ते हो ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छोड़ के अगर जा रहे हो, दूसरे बैंक में चले गए, कुछ में, मतलब कुछ में भी चले गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छोड़ के, तो फिर आपको नए वाले डिपार्टमेंट में भी आपको ये बॉन्ड पे करना होगा, बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाता है अप्रूवल के बाद। तो ये बॉन्ड की थी और इन्फॉर्मेशन, और कुछ थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल भी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक स्पेशल वीडियो लाऊँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पोस्टिंग इसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग नॉर्थ ईस्ट में होती है और JNK में होने की चांसेस होते हैं, बट बाद में फिर आप अपने घर के पास आ जाते हो, ठीक है। तो ऐसी है हेडक्वार्टर में गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए शायद मेरे को, मैं श्योर नहीं हूँ, बट थोड़ा सा प्रायोरिटी दे सकते हैं कि उन्हें हेडक्वार्टर दिल्ली में रख सकते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए। जॉब काफ़ी अच्छी है यार, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत होने दो। मैं तो बोला ना, इतना इजी कौन सी नौकरी होती है, एक बुक पढ़ के और इजी वे से नौकरी मिल रही है आपको, ठीक है। और फॉर फर्दर गाइडेंस कैसे स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी है, बहुत जल्दी निकल जाएगी। आप हमारा प्रीवियस वीडियो IBACIO से रिलेटेड भी देखो, और सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए टिप्स यहाँ पे मैं देते रहता हूँ। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लगे रहो और पढ़ाई करते रहो जोर शोर से। ऑल द बेस्ट।